दोस्तों, इस नए साल की शुरुआत हुई नहीं कि हिमालय से दो सबसे बड़ी दर्दनाक आफत आ चुकी है। पहली जोशीमठ और अब इस हिमालय पर बसे नेपाल देश में इतनी तबाही कि 72 पैसेंजर्स के साथ एक प्लेन ऐसे हादसे का शिकार हुआ कि अब तक 68 लोगों की डेड बॉडीज को खोज लिया गया है और बाकी के 4 की कोई भी खबर नहीं है। इस पूरी खबर में भारत के लिए भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लेन में 5 भारतीय भी थे और उनके भी बचने की कोई खबर नहीं है। इसी के साथ ही इस प्लेन में 24 फॉरेनर्स भी सवार थे। ये घटना नेपाल के पोखर इलाके में हुई, जिसके बाद से ही नेपाल की सेना, आर्म पुलिस और नेपाल पुलिस के साथ ही लोकल सिटीजन्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए, जिसमें अब तक किसी को भी जिंदा नहीं बचाया जा सका है, जिसने इस मुद्दे को इंटरनेशनल खबर बना दिया है, जिसके बारे में पूरी नेपाल गवर्नमेंट और वहां के पीएम ने खुद इस मामले में दखल देते हुए हाई लेवल मीटिंग्स करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, अब जरा इस लड़की को देखिए। इसका नाम तरुणी सचदेव है और इसे लोग रसना गर्ल के नाम से भी जानते हैं। इसने रसना की एड्स में काफी काम किया। अब हम आपको इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी मौत भी एक प्लेन हादसे में ही हुई थी और वो भी नेपाल में ही हुआ था और महज 14 साल की उम्र में वो छोटी सी बच्ची इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई और उस प्लेन में कई और पैसेंजर भी सवार थे जो उस हादसे में मारे गए। दोस्तों, अगर हम आपको नेपाल के प्लेन हादसे के इतिहास से रूबरू कराएं तो आप भी इसे इंसिडेंट नहीं बल्कि सोची समझी लापरवाही कहेंगे। खराब टेक्निक और रखरखाव की वजह से नेपाल में ज्यादातर हादसे होते ही रहते हैं। जैसे बात करें 2019 की तो इसमें एयर डायनेस्टी कंपनी का हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकरा गया था। काठमांडू जा रहा ये हेलीकॉप्टर रास्ता भटकने के बाद क्रैश हो गया था। अब आप कहेंगे कि हम हेलीकॉप्टर की बात क्यों कर रहे हैं, तो ये मुद्दा इसलिए बड़ा था क्योंकि उस हादसे में नेपाल के टूरिस्ट मिनिस्टर रविंद्र अधिकारी और एंटरप्रेन्योर ओंग शेरिंग शेप्रा के साथ ही 7 लोग मारे गए थे। अब हाल ही में हुए हादसे के बारे में यदि डिटेल से बताएं तो नेपाल के येटी एयरलाइंस के ATR-72 प्लेन ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी और ये दोनों इलाके ही हिमालय के पहाड़ी इलाकों में आते हैं। इस प्लेन की कुल कैपेसिटी 72 सीट्स की थी, इसीलिए 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल 72 लोग प्लेन में सवार हुए और काठमांडू से उड़ान भर दी। सब कुछ सही रहा और लगभग यात्रा भी पूरी हो चुकी थी। प्लेन अपने डेस्टिनेशन यानी पोखरा के करीब पहुंचा था कि लैंडिंग के महज 10 सेकंड पहले ही क्रैश हो गया। लोकल मीडिया की माने तो उनके मुताबिक ये हादसा पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हुआ। ये हादसा दिन में 11:10 पर हुआ जब ये प्लेन लैंड होने की बजाय पोखरा घाटी में बहने वाली सती नदी की खाई में जाकर गिर गया और उसके बाद जितनी शुरुआती जांच हुई उसके हिसाब से नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया कि प्लेन क्रैश खराब वेदर नहीं बल्कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये भी कहा गया है कि विमान में पायलट के ATC से लैंडिंग के लिए परमिशन ले ली गई थी। पोखरा ITC की ओर से लैंडिंग के लिए ओके भी कह दिया गया था, लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले अचानक प्लेन में आग की लपटें दिखाई दी थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। इसलिए फिलहाल मौसम की खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई, ये बात नहीं कही जा सकती। अब असल में इस घटना की असली वजह क्या थी, ये तो तभी पता चलेगा दोस्तों जब इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद होगा, जो कि एक बहुत ही हाईली सिक्योर बॉक्स के अंदर रखा गया एक रिकॉर्डर होता है, जिसके अंदर पायलट्स के बीच की सभी बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन इस हादसे से एक ऐसा कोइंसिडेंस भी जुड़ गया है जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी, और वो जो इंसिडेंस है वो प्लेन के को पायलट अंजू खातीवड़ा के परिवार से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्लेन को कमल कैसी के साथ अंजू उड़ा रही थी। को पायलट के तौर पर ये अंजू खातीवड़ा की आखिरी उड़ान थी। इसके बाद वो कैप्टन बनने वाली थी, यानी कि उसी उड़ान के कंप्लीट होने के साथ ही उनका प्रमोशन तय था। उनके साथ उनके सीनियर पायलट कमल कैसी थे, जो इससे पहले कई पायलटों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। कैप्टन कमल कैसी को 35 साल का एक्सपीरियंस था, इसीलिए 15 जनवरी को पोखर के लिए उड़ान भरते टाइम कैप्टन कमल कैसी ने मेन पायलट की सीट पर को पायलट अंजू को बैठाया था और इस प्लेन की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अंजू को चीफ पायलट का लाइसेंस भी मिल जाता, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया।
लेकिन इसमें जो कोई कोइंसिडेंस है वो ये है कि ऐसे ही एक हादसे में अंजू के पति की भी मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि को पायलट अंजू के हस्बैंड दीपक पोखरेल भी इसी येटी एयरलाइन के ही को पायलट थे और करीब 16 साल पहले 30 जून 2006 को एयरलाइन कंपनी का प्लेन 9NAEQ नेपाल में क्रैश हो गया था, जिसमें 6 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी, जिसमें अंजू के पति भी शामिल थे। खैर, वापस से मुद्दे पर आया जाए तो इस हादसे के बाद से ही नेपाल में जहाजों की उड़ानों के खतरे पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 30 साल में नेपाल में अब तक 28 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिसके बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि रग्ड माउंटेन रेंज, बैड वेदर और पुराने विमान एंड इनएक्सपीरियंस पायलट ने नेपाल को फ्लाइट्स के लिए सबसे खतरनाक देश बना दिया है, जिसमें नेपाल सरकार का खुद भी यही मानना है कि यहाँ के पहाड़ नेपाल के पायलट्स के लिए अभिशाप बन गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके साथ कोई भी खास टेक्निक नहीं जुड़ी हुई थी, बल्कि वो प्लेन तो 52 साल पुराने मॉडल का था। इस मॉडल का पहला विमान 1981 में बना था। इसके बाद 100 से ज्यादा देशों ने करीब 200 एयरलाइंस में इस प्लेन को शामिल किया था। दोस्तों, अब नेपाल को ये समझना होगा कि उसके लिए कोई प्लेन सिक्योर तभी है जब वो नेपाल के पहाड़ी इलाकों को देखकर डिजाइन किया गया हो। लेकिन आखिर नेपाल में किसी प्लेन को उड़ान भरने के साथ ही इतने खतरे क्यों आते हैं, उसे समझना भी बहुत जरूरी है। तो आइए आपको समझाते हैं कि नेपाल क्यों हवाई जहाजों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। सबसे पहले अगर वहां की सरकारी एजेंसीज की बात माने तो नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक देश की डेंजरस जियोग्राफिकल लोकेशन पायलटों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। नेपाल में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक माउंट एवरेस्ट के साथ ही उसमें से 8 और सबसे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। और तो और नेपाल में महज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि सी लेवल से 1338 मीटर ऊपर एक नैरो वैली में बनाया गया है। अब ये वैली इतनी सक्रिय है कि इसकी वजह से कभी कभी प्लेन को मोड़ने के लिए काफी कम जगह मिल पाती है। इसके अलावा आपको बता दें, नेपाल के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद लुकला शहर का एक एयरपोर्ट दुनिया के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स में से एक है। अब ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए आपको बता दें कि एयरपोर्ट एवरेस्ट के करीब है और ऐसे में इस एयरपोर्ट को एवरेस्ट का एंट्री गेट भी कहा जाता है। इसीलिए इस एयरपोर्ट के रनवे को पहाड़ों के बीच एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। अब इसकी सिचुएशन आप अभी भी नहीं समझे हो तो जनाब आपको बता दें कि इस लुकला एयरपोर्ट के रनवे के एक किनारे पर जाइंट माउंटेन है तो दूसरे किनारे पर खतरनाक खाई है। ऐसे में इस एयरपोर्ट पर कोई नौसिखिया पायलट प्लेन नहीं चला सकता। इसके लिए ट्रेन पायलट्स को ही हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारने और उड़ान भरने की इजाजत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी भी भूल प्लेन में सवार पैसेंजर्स की जान ले सकती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नेपाल में जो भी एयरपोर्ट बने हुए हैं वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है और सिक्योर करने का कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। इसीलिए नेपाल की एयरलाइंस कंपनी को इन्हीं एयरपोर्ट से काम चलाना पड़ता है। एयरपोर्ट्स की लोकेशन और पहाड़ के बाद अगले कारण की बात करें तो वो है नेपाल का यानी कि हिमालय का मौसम, जो कि आमतौर पर कितनी तेजी से बदलता है या यूं कहें कि खराब होता है, ये शायद आपको पता ही होगा। और यही मौसम प्लेन की उड़ान को काफी खतरनाक बना देता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलट को प्लेन के नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है, वो भी तब जब मौसम अचानक बदल जाए और सामने कुछ भी दिखाई ना दे, बस धुंध हो या फिर तूफान, साथ ही बर्फबारी। ये एयरपोर्ट के रनवे को काफी खतरनाक बना देती है। इन सिचुएशन में पायलट से होने वाली छोटी सी चूक भी लैंड को जानलेवा बना सकती है। अब ये तो हो गई मौसम और एयरपोर्ट की मुश्किलें। इसके बाद नेपाल के साथ एक और बड़ी समस्या है कि वहाँ पर आधुनिक टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। इसीलिए वहाँ पर आज भी बेहतर रेडार और स्टाफ की कमी पाई जाती है। इसी की वजह से पायलट्स को प्लेन चलाते हुए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उन्हें क्लियर सिग्नल और मौसम का अंदाजा टाइम पर नहीं हो पाता है। इसके साथ ही पुराने डिजाइन के प्लेन होने के नाते उसमें ढंग से सेंसर मौजूद नहीं होते जो ऑटोमेटिक अलर्ट से पायलट को पहले ही चेतावनी दे। इसी कारण आज नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री की हालत ऐसी हो गई है कि नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कमीशन ने नेपाल एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर
पूरी तरीके से बैन लगा रखा है। अब नेपाल एक ऐसा देश है जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज और जगह नहीं है, इसीलिए इसमें सरकारी ऑफिसर भी इस बात का फायदा उठाते हैं और अपनी एविएशन को और भी बेहतर बनाने की बजाय करप्शन में मिले हुए पाए जाते हैं। कहा जाता है कि 2019 में यूरोपीय एरोस्पेस एयरबस ने नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के लिए 2 नैरो बॉडी वाले एयरबस की डील के लिए नेपाल बिजनेसमैन ऑफिसर्स को 34 लाख यूरो यानी कि 3 करोड़ रुपए की ब्राइब दी थी। इसीलिए उन्होंने एयरबस के प्लेन को फाइनल झंडी दी थी। खैर ये तो एक मामला हो गया, लेकिन ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जिसमें वहां के अधिकारी पैसे लेकर बिना अपने देश की कंडीशन को समझे प्लेन को मंजूरी दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे हादसे हर साल होते रहते हैं। लेकिन नेपाल के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेन क्रैश आज से 30 साल पहले यानी 1992 में हुआ था। दरअसल जुलाई 1992 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतना भयानक क्रैश हुआ था कि इसमें सवार सभी 167 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। अब आप इन सभी हादसों से समझ सकते हैं कि यहाँ हादसे समय समय पर होते रहते हैं। इसीलिए आज इस देश की एयरलाइंस पर भरोसा करना और वहां पर हवाई यात्रा करना इतना खतरनाक हो गया है कि अब कोई भी दोबारा नेपाल एयरलाइंस में यात्रा करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की लापरवाही से किसी देश के ऊपर कैसे बैन लग सकते हैं, ये नेपाल को अब समझना चाहिए। खैर आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप